प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल निस्बतन ज़रा सी हार्ड टोन में कुछ बातें की थी, उसकी वजह ज़ाहिर है कि ये कि निकाल बाहर करना और ज़िला बदरी और मुल्क बदरी ये कोई छोटे और आसानी से निकले जा सकने वाले अल्फाज नहीं हैं, लेकिन मुआशी लिहाज से तो बाद में बात करेंगे। मुआशरती तौर पर समाजी लिहाज से लोगों की तरबियत और उनको जो जिसे ये बहुत चीख चीख के सियासी शऊर देना कहते हैं, वो सियासी अदम शऊर मैं तो कहूँगा कि जो इन्होंने दिया है इतने सारे दहाइयों में, उसके बाद ये नहीं पता चलता इनको कि वो जॉन एलिया ने कहा है हमने सोचा नहीं था वहशत में कुछ सुखन तो ज़ुबान के थे ही नहीं। तो ये देखना होता है कि कौन सी बात करने वाली है, कौन सी नहीं करने वाली। हर तबके की, हर इदारे की, हर तरह के लोगों की अपनी अपनी हुदूद और क़यूद और हदबंदियाँ हैं, रेड लाइंस होती हैं। उन के परली तरफ जब आप पाँव धरेंगे तो वहाँ आपको फिर मुंह की भी खानी पड़ सकती है, वहाँ से आपको जवाब भी मिल सकता है, वहाँ से रद्द अमल भी आ सकता है। लेकिन जो आम तौर पर पूछे जाने वाले सवाल के रंग में या एक इशू आइडेंटिफाई करने के रंग में बातें होती हैं, वो तो रूटीन में आपसे चलती रहती हैं। जैसे कि इस वक्त आप सारे उस पे खूब हर तरफ सुन रहे हैं कि जी वो फ़ैसला आ गया है जी इलेक्शन कमीशन का, आ गया है, ठीक है, फिर 8 साल दबाए रखा है, अब आ गया है। उसके बाद उसकी सादक अमीनी और उसके जो हलफ में झूठ बोलने की ये चीज़ें अब मुख्तलिफ़ पार्टियां हाईलाइट करेंगी, मुख्तलिफ़ लीडर्स इस पे अपने अपने अकाउंट सेटल करेंगे, बराबर करेंगे। लेकिन एक सवाल पूछने के लिए कोई इनको प्लेटफार्म अगर मीडिया पे दिया गया होता तो वहाँ पे लोग सवाल उठाते, सोशल मीडिया पे आपस में बात कर लें। वैसे जहाँ 4 लोग बैठें वही बात इसको उठा सकते हैं कि क्या वो जो चंद दिन पहले तक ये कहा जाता था कि मईशत डूब रही है और वो जो हालात थे जिनकी बुनियाद पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अमेरिका फ़ोन किया था कि पैसे दिलवाएं, अब फ़ौरन जल्दी करें, और वो जो हालात थे जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाके कह रहा थे कि हम आप समझते हैं मैं मांगने आया हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं है। वही मतलब टिपिकल भिखारियों का जो बसों में चढ़ के मांगते हैं, ये उनके वाले जुमले थे। मजबूरी है, इस दफ़ा कर दें, आइंदा फिर हम कोशिश करके उतार देंगे, ये कोई तरीका है? तो ये जिस लेवल पर उतर आए हुए थे और जानते बूझते हुए, उसके बाद क्या इन पिछले 4, 5, 6 दिनों में या जब तक ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, जब तक ये वज़ीर आला बना रहे थे परवेज़ इलाही को, इस सारे दौरानिए में कोई इकॉनमी में कोई मेजर चेंज आ चुकी है, कोई पैसे आ गए हैं या ग्रोथ के लिए कोई इम्कानात पैदा हो गए हैं, या उससे भी हट के क्या इसके ऊपर संजीदा बात हो रही है कहीं पे? कोई नहीं हो रही। और दूसरा इशू ये है कि जिस वक्त आप इन कन्फिस्केटेड और लूटी हुई और मारे बंधे की और बेईमानी की दौलतों की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज पे काबिज़ हैं, इस वक्त तो गए जहाँ ड्राइवर को भेजा, उसने पेट्रोल फुल करवा लिया, गाड़ी आ गई, आप उधर निकल गए, ये हो गया, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स चल रही हैं। लेकिन उस लम्हे का आप लोगों को इंतज़ार क्यों नहीं है, उसको आंखें खोल के क्यों नहीं देख रहे कि जिस वक्त आपके पास ये सारा कुछ होगा, लेकिन वही आप बाहर जाएंगे, आपको वो वहाँ राशनिंग शुरू हो चुकी होगी, पहले राशनिंग होगी, फिर अवेलेबल ही नहीं होगा। ख़तरे की छोटी छोटी घंटियाँ बजती हैं। उस दिन वज़ीर ख़जाना ने आके तो कोई ऐसे ही लॉलीपॉप ही मैं कहूँगा दे दिया कि जी वो असल में ये वजह हुई थी, इस वजह से वो गैर मामूली तौर पर जो है वो रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई है, हमने फ़लाँ चीज़ ली थी, फ़लाँ चीज़ दी थी, ये इंपोर्ट किया था, वो एक्सपोर्ट किया था।
जिन दिनों आप के ये सुर्ख बल्ब नहीं जले हुए थे उन दिनों आप ये सारा कुछ लेन देन कर रहे थे। और इसके साथ साथ टोयोटा मोटर्स ने एक ऑफ़र दी अपने क्लाइंट्स को कि आपने जो एडवांस बुकिंग करवाई हुई है, जो पैसे जमा करवाए हुए हैं गाड़ियों के, वो आप वापस ले लें, हम टाइमली चूँकि आपको उस प्राइस पे डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो इतने सारे ये जो फैक्टर्स इकट्ठे हो के एक अपना मुर्तकिज़ हो रहे हैं और एक नुक्ते पे इकट्ठे होती जा रही हैं ये सारी चीज़ें। इन सारियों का किसी को कोई है एहसास या कोई इस पे बात कर रहा है या कोई इसका ख्याल भी है कि ये होगा क्या, बनेगा क्या? फिर हमारी तरफ से तो खैर यही है ना कि हम बहुत से साहिब इल्म या जो इस फील्ड के माहिर भी हैं या सोशल और पॉलिटिकल इकॉनमी पे नज़र रखने वाले हैं, उनसे बात सुन के या उनसे बात पूछ के या करके या ख़ुद सोच के उसके बाद वो जो थिन लाइन होती है वहाँ से जाके आपसे एड्रेस मुखातिब होते हैं कि जनाब ये जब ऊपर जो इस वक्त इक़्तिदार और कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और जो वो म्यूज़िकल चेयर्स में मसरूफ़ हैं उस गेम में, एक निकलेगा तो दूसरा बैठ जाएगा, किसने खाली हुई, किसने जल्दी से भाग के म्यूज़िक बंद होने से पहले वो मल लेनी है वो कुर्सी। इनके लिए तो ये खेल से ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है। और जिनके ये कासा लेस हैं और जिनके ये पेरोल पे होते हैं, उन्होंने भी अपने पब्लिक को राशनिंग अनाउंस करने से पहले उन्होंने ज़ाहिर है अपने लिए बहुत कुछ रख लिया होता है। और उनके वो जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं उसमें आपको घुसने किसने देना है उस वक्त? तो उससे पहले पब्लिक कितनी तैयार है अपनी सर्वाइवल लाइन को मेंटेन रख सकने के मफादात के लिए? पब्लिक में वो कितने तबके हैं जो पहले से ये इंतज़ामात कर रहे हैं कि अच्छा जिस वक्त अवेलेबल है उसी वक्त उस औखे वक्त के लिए कुछ सेव कर लिया जाए। फिर जो पढ़नी है सर पे उसके लिए बताया किसने है आपको? कोई मीडिया पे ऐसी बात हो रही है? मीडिया मसरूफ़ है अपने उस कामों में। और मैं खैर क्या इल्ज़ाम तराशी तो क्या, लेकिन आप चैनल दर चैनल एक आध को छोड़ के, वो उनके भी ज़ाहिर है अपने अपने हैं, लेकिन बहरहाल डान वालों का एक है कि एक ज़माने से वो एक जर्नलिस्टिक एथिक्स और डेकोरम को मेंटेन करते हुए अपने अखबार में भी, अपनी पॉलिसी में भी, फिर बाद में इनका हेरल्ड मैगज़ीन होता था वो उसमें भी, और अब अपने चैनल पर भी वो एक हद तक और एक रख रखाव को तो बहरहाल मेंटेन करने की भरपूर कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। और प्लस वो उनका जो चैनल को चलाने का जो तरीक़ेकार है या जिसमें जो उनकी पॉलिसी साजी है उसके पीछे भी इसके साथ मिलना तो उसको साथ छोड़ना, ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। लेकिन बाकी जो हैं आधे किसके साथ हैं, दूसरे आधे किसके साथ हैं, बल्कि पिछले एक दो दहाइयों में तो चंद मुअय्यन तौर पर हम चैनल्स को जानते हैं, वो लॉन्च ही जिन्होंने पहले पॉलिटिकली आगे आना होता है उन्होंने पहले साथ मीडिया हाउस लॉन्च करवाना होता है और करवाते हैं। अब जो बाकायदा लॉन्च किए गए हैं अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट्स को सर्व करने के लिए, वो इन दिनों रुक के बैठ के आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग और आपकी तरबियत और आपको ये बताना कि मसलन अभी कल एक यंगस्टर्स के तबके में से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि ये एमरजेंसी पड़ने पर और हालात बिगड़ने पर ज़िम्मेदार अखबार जो अदरवाइज़ हर वक्त मुखालिफ रहता था, वो जिस वक्त पार्टीशन हुई है और ज़ाहिर है हाहाकार मच जाए तो उस वक्त तो फिर अकायद भूल जाते हैं ना कि ये इसने नबी का दावा कर दिया और इनका खलीफा होता है और इनके ये कादियानी है, ये मुर्तद हो गए हैं, कख भी नहीं हुए होते, ये तो झूठ बोला होता है। लेकिन उस वक्त वो सारे लुटे पिटे जत्थों से बच के कादियान के इर्द गिर्द आके उन्होंने डेरे डाली। और अखबार में यानी ज़िम्मेदार अखबार क्या सुर्खी जमा रहा है, कादियान शरीफ के इर्द गिर्द मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद आके बैठ गई, और ये कि उनके लिए खाने पीने का और एमरजेंसी की सूरत हाल, तो फिर एमरजेंसी की सूरत हाल होती है। लेकिन ये वाक़या उस वक्त हुआ था
कि किसी ने उनको ये नहीं कहा था कि तुम तो वही हो जो हमें काफिर और मुर्तद और बेदीन और दायरा इस्लाम से खारिज और मक्के मदीने तक सफ़र करके हमारे खिलाफ फतवे लाते रहे हो। नहीं, वो उस वक्त मतलब एज ए मुसलमान लुटे पिटी अक्सरियत के तौर पर आपके करीब और उसी कादियान की विसिनिटी में आके बैठ के, तो उनके लिए उस वक्त ये हुक्म हुआ था लंगर खाने को कि इस वक्त ये देखें और वो सालन और ये ना बन सकेगा ना ये मैनेजेबल होगा इतनी तादाद के लिए। फौरी तौर पर उसका जो हल निकाला गया वो ये था कि देगों में गंदम धो के उसको उबाल लिया जाए। जिस तरह आप ये चने, काले चने या सफ़ेद चने जो है चना चाट बनाते वक्त उनको पहले गला लेते हैं ना छिलके समेत, और वही फिर उसके ऊपर मसाले छिड़क के तो वो आप चम्मच के साथ खा रहे होते हैं। तो ये एक ज़माने में जब ये इस तरह के लल्ले तलल्लों के रिसोर्सेज नहीं होते थे कि बच्चे ने जो KFC और मैकडोनल्ड ही जाना है और ये इस तरह के नाम मुंह पे चढ़े हुए हैं ना, अदरवाइज़ पड़ा क्या हुआ है अगर मतलब जो आपको खाने को है वो घर पे भी मिल सकता है। और फिर आपके पास अपनी रेसिपीज़ हैं, उनको ये किसी और मांगे तांगे की रेसिपी ने क्या कम्पीट करना और कहाँ वो टेस्ट आपके टेस्ट बड्स के साथ उसने इनका सिंक्रोनाइज करना होता है। ये सब अपना सूडो तहजीब और शो ऑफ और इस तरह के जो आदतें हैं और जो रवैये हैं, ये उनकी पैदावार है सारा कुछ। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वो जिस वक्त उनको ज़ाहिर है अब शाम हो रही होगी, जब इतने रश में फौरी तौर पर उन सारे हुजूम को जो पता नहीं कहाँ से लुट पिट के आए हैं, भूख की तो एक अपनी ज़ुबान है, प्यास की एक अपनी ज़ुबान है, नंग की एक अपने उसकी ज़ुबान है, उस सारे को कवर करने के लिए जो उस वक्त का एक मुअय्यन तौर पर मैंने हिदायत पढ़ी हुई है कि वो उस वक्त लंगर खाने वालों को ये कहा गया कादियान में कि आप गंदम धो के उसको फौरी तौर पर देगों में उबालें यानी गलाएं और उसकी घुंघनियाँ बना के वो प्लेट में यानी उस उबली हुई गंदम की घुंघनियाँ प्लेट भर के उसके ऊपर घी टपका के या चम्मच 1.5 चम्मच जितना भी मुमकिन है और शक्कर या कुटा हुआ गुड़ जो है वो जल्दी जल्दी उसके ऊपर छिड़क के, तो ये प्लेटें बना के सर्व करनी शुरू कर दें। और वो की गई। और हकीकत हाल ये है कि जिस वक्त भूख से मरने का खौफ हो और जब फूड का और ख़ुराक का तोड़ पड़ जाता है, काल पड़ जाता है, उस वक्त अगर आप ये तसव्वुर करें कि एक प्लेट तकरीबन उबली हुई गंदम जो है उसका आप दलिया भी खाते हैं, उसको आप आटे की सूरत में, रोटी में, चपाती की सूरत में भी खाते हैं और हज़ार मतलब, लेकिन वो अपने छिलके समेत है, यानी उसमें से अब जब वो पिसी नहीं है तो उसमें छान और सूजी और मैदा क्या निकलना है। वो अपने तमाम तर इंग्रेडिएंट्स के साथ उबली हुई गंदम के ऊपर घी डाल के तो शक्कर डाल के जिसने एक प्लेट खा ली है वो अगले 24 या 36 घंटे भूख से दोबारा नहीं मरेगा। इस तरह उस वक्त मैनेज हुआ था। लेकिन इस तरह की मैनेज करने और प्लस ये कि जब हिजरत होके कादियान से आके तो लाहौर में बैठे हैं, तो ये जो मोहम्मद अली साहब जो अपनी नरेशंस बताते हैं यादों से, उनके प्रोग्राम्स पड़े भी हुए हैं यूट्यूब पे, तो उसमें उन्होंने बताया कि उस वक्त ये तय हुआ था कि एक रोटी और एक बोटी वाला सालन ये इस मेन्यू के साथ सबको सर्व होगा। और उस ज़माने में वो ज़ाहिर है पतला शोरबा होगा, उसमें ये चस्के वो उस तरह की बात तो नहीं, सबको एक जैसा जब सर्व होना है। तो हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब जो खलीफा अब्दुल मसीह सानी के भाई और बानी जमात अहमदिया के बेटे, वो भी वहीं पे ही मौजूद थे। तो उन्होंने एक ख़त लिखा जो चोई साहब की रिवायत है कि हमें ये कादियान में ये ख़त आया, तो उसमें एक फ़िक्रा ये था कि इन दिनों जिस शोरबे के साथ हम रोटी खाते हैं अहमदिया बिल्डिंग्स लाहौर में, उसके बारे में बाज़ फुक़हा की राय है कि उसके साथ उस शोरबे से वज़ू जायज़ है। तो इन हालात से गुज़र के तो उसके बाद लोग अगर अपनी अपनी पड़ जाए और अपनी अपनी इनफरादी खीसे को और अपनी इनफरादी जायदाद और अपने ही बच्चों की जायदादें बनाने में पड़ जाएं, तो उन्होंने कहाँ से रब्वा आबाद कर लेना था। जो मैं मिसाल आपको रब्वा से देता हूँ वही आपकी मुल्क के लिए एप्लीकेबल होगी। ये इज्तमाइयत के साथ, बाहमी कुर्बानी के साथ
एक फ़र्क है बुनियादी कि जो कौमें अपने ज़ाती इनफरादी मफाद और ज़रूरियात को इज्तमाई मफाद और इज्तमाई ज़रूरियात के ऊपर कुर्बान कर सकते हैं, वो चाहे इसराइल हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या फॉर दैट मैटर एक छोटा सा शहर आबाद करने वाले अहमदी हों रब्वा, उसका फॉर्मेट सबको एक ही चाहिए कि फ़र्द जो है वो अपने ज़ाती मफाद को कौमी और मिली मफाद के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हो। और जितनी बर्बाद हुई आज तक मईशतें हैं, ममलिकतें हैं, रियासतें हैं, सिस्टम हैं, मुआशरे हैं, वो आप नाइजेरिया से चल पड़ें, सेरालियन से होते हुए आप उधर चले जाएं, श्रीलंका के रास्ते से गुजरते हुए वहाँ के सदारती महलों को ताराज होते हुए देखते देखते आप पाकिस्तान तक आ जाएं, उनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि वहाँ पर चंद अफराद के इनफरादी मफादात और उनके इनफरादी जो जायदादें और इनफरादी लूट खसूट, वो उसको इज्तमाई मफाद पे फोकियत देते हैं और ये कहते हैं कि सारे के सारे मरें बचें ना बचें, हमें उससे गर्ज नहीं, हमारा ज़ाती मफाद कहाँ सर्व होता है, हमारे बच्चों का इक़्तिदार कहाँ सेव होता है, और हमारे बच्चों की जायदादें और लैंड क्रूज़रें और उनके बिलावल हाउस और जाती उम्रे जो हैं, और ये इवन इधर बनी गाला वाले, ये कैसे सेफ होते हैं। इज्तमाई मफाद की खातिर इनफरादी कुर्बानी देने वाले और इनफरादी मफाद की कुर्बानी करके लंबा अरसा मेहनत करके फिर तामीर नौ करने वाले कहाँ हैं वो लोग, दिखाएं ज़रा उनकी शक्लें, तो हम भी तो देखें। और फिर हम उनके जनाब बढ़ बढ़ के मुसाफे करके उनको मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं वो हम ये नहीं कहते कि वो अहमदी हैं कि नहीं है, वो कोई भी हों, वो इंसानियत के इज्तमाई मुआशरे के इज्तमाई और कम्युनिटी और मुल्क के इज्तमाई मफाद की खातिर इनफरादी मफाद को इमीडिएट मुस्तकबिल को दूर के मुस्तकबिल के लिए कुर्बान करने की सलाहियत रखने वाले हैं। वो बहुत ग्रेट लोग होते हैं, कहाँ के भी हों। आपके पास अगर कहीं उधर पाए जाते हैं तो दिखाते क्यों नहीं हैं, उनके ऊपर बात करें, मीडिया उनके लिए वक्फ होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। और इस वक्त जिस अक़लियत को आप नॉन इशू मैं इसलिए कहता हूं कि ये खाता आपने कल वाला सुन लिया ना, मैंने तो जो करना था, जो कहना था, जो गुस्सा करना था या मतलब उबाल उठता है तबीयत के अंदर, वो तो अपनी जगह पर वहाँ के जो साहिबाने हल्लो-अक़द हैं उनमें से किसी को आप बिठा दें मीडिया पे, वो सारे कहेंगे हाँ जी, नहीं जी, वे बिल्कुल जी, एक्सक्लूसिव अप्रोच। तो वो मेरे बाज़ अहबाब भी जो होते हैं, नहीं जी, इंक्लूसिव होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव रवैये नहीं होने चाहिए। किसी का आपने सुना? वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक प्रेस रिलीज़ के अलावा, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेस रिलीज़ की अहमियत सिर्फ इतनी है कि वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट हो जाती हैं बस। बाकी जो है ना आपके जो बड़े बड़े साहिबाने इक़्तिदार और साहिबाने इख्तियार और फैसला साज और इस्टेब्लिशमेंट, वो कहती है तो उनको अपने घर में तो पता है ना कि ये ज़्यादती है। जजों को छोटी छोटी बात पे वो सूब मोटो हो जाते हैं, उनको पता नहीं है कि ये इन्होंने कितनी बड़ी हिमाकत की। और जस्ट 6 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल बरखिलाफ उसने वो ब्लैक एंड वाइट में लिख के डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इनको ज़िला बदर किया जाए और इनको इनके इबादत के हक से महरूम किया जाए। इनको हक ही नहीं है कि ये इबादत कर सकें। पता नहीं कहाँ का आइन ये पढ़ के आ गए हैं। ये तो लबैकियों का और टीटीपी का आइन पढ़ के आए हुए हैं। उनके मंशूर पे बात हो रही हो जो आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, जो हमने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक बदनीति के साथ अमेंडमेंट की अक्सरियत के जोर पर, और उस अमेंडमेंट के ऊपर आपके अपने सियासी धड़े थू कर रहे हैं, सारे जानते हैं। वो भुट्टो की अपनी काबीना के जो फिजुद्दीन पीरजादा उसकी जो अभी मैंने कहीं से रखी थी, उसने सिंधी से तर्जमा करके किसी ने दी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें इतराफ़ है कि ये भुट्टो ने भी ज़्यादती की और उससे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई थी, इसमें नहीं उसको आना चाहिए था।
और उसने ये भी उसमें कहा कि इस सारा कुछ करवाने में जो मेजर स्टेक्स था वो तो आर्मी का था, फौज ने करवाया हुआ है ये सारा कुछ पीछे बैठ के। लेकिन ये सारी उनकी, खैर किसने क्या करवाया, लेकिन जिनके साथ हुआ है वो कैसे मान लें कि ये आपकी हरकत आईनी थी और ये आपके काम आईनी थे। आप जो है ना वो करने वाले काम छोड़ के, वो पंजाबी में कहते हैं बैठियां मुर्गाबियां छड़ के उड़दियां के पीछे जाते हैं। आप हैं ये बैठियां छोड़ के उड़तियों के पीछे जाने वाले, और यही तकरीबन 6-7-8 दिन से नज़र भी आ रहा है, बल्कि कई महीनों से ये नज़र आ रहा है, कई सालों से ये नज़र आ रहा है। जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो एक जो तसल्ली वाला पहलू है वो ये है कि हमें आप लोगों ने कोई अपनों को, या जिनको आप हर लिहाज से, जिनके निकाह पे दुल्हे दुल्हन ने ख़त्म नबूवत का हलफनामा देना है, उनके लिए आपने कौन सी यूनिवर्सिटियाँ और कौन से स्कूल बना के रखे हुए हैं, कौन सी उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। ये मैं हलफनामे वाली बात को अगले प्रोग्राम में मौखर करना चाह रहा था, बताना इस प्रोग्राम में सिर्फ एक लाइन बता देता हूँ कि अगर वो पूरा पाकिस्तान जिसने अपने शहरियत के हुसूल और शनाख्ती कार्ड लेने के लिए ये हलफ दाखिल कर रखा है, वो इस हलफ को शनाख्ती कार्ड में दाखिल करके एज आ रियासत पाकिस्तान वैलिड तौर पर दुनिया में उस वकार के साथ मुंह दिखाने के लिए मौजूद नहीं रह सका और अब दर दर पे मांगता फिर रहा है। तो पंजाब के परवेज़ इलाही और परवेज़ इलाही के पंजाब जो है वो इस निकाह नामे के हलफनामे के बाद कहां कहां टुकड़े मांगने जाएंगे, ये अभी आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन चीजों का सिवाय आपकी सोसाइटी को पॉलिटिकली और सोशली तकसीम करना और एक्सक्लूड करना और बाज़ लोगों के ज़रिए नफ़रत का निशाना बनाना, इसके अलावा तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। निकाह मसनूना वही था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात इंतखाब करके जो तरीक़ेकार आज तक जारी था। अगर ये इंतहाई नागुज़ीर है जो इसने परवेज़ इलाही ने बैठते ही पहला काम करवाया है, अगर ये शरी लिहाज से इंतहाई नागुज़ीर है, तो परवेज़ इलाही की अपनी पैदाइश जिस निकाह के नतीजे में हुई है उसमें कौन सा हलफनामा साइन किया हुआ था? मुनस इलाही जिसमें पैदा हुआ है उसमें कौन सा साइन हुआ था? और अगर तुसी सारे झगड़े हो वो सरवाइव कर गए, तुसी चंगे भले हलाल दे हो। अब अगर इस हलफनामे से पहले के सारे निकाह जो हैं वो शरीयत के लिहाज से बाय ऑल मीन्स ठीक थे, तो तुम्हें मुसीबत क्या पड़ी है? ये इसका सिवाय इसके क्या मतलब है कि जैसे आप लोगों ने वो मा काना मोहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन वाली आयत को मिसयूज़ किया है, और ख़त्म नबूवत चौक और ख़त्म नबूवत रेलवे स्टेशन और ख़त्म नबूवत, अब ये ख़त्म नबूवत मैरिज, अभी ज़ाहिर मैरिज हॉल भी खुलेंगे ना फिर इस तरह के, कि यहाँ पर कादियानियों के तरदीद वाले, रद्द कादियानियत वाले हलफनामे के साथ निकाह का और फिर रुखसती का बहुत अच्छा बंदोबस्त है। ये काम आपके इस मौके पर करने वाले नहीं है, सिवाय इसके कि आप इसके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और मजहब के कार्ड को गंदे और मकरूह तरीके से इस्तेमाल करके अपनी आकबत नहीं, अपना मौजूदा सेटअप बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के जो ट्यून किए हुए लोग हैं उनसे आप ये तवक्को रखते हैं कि कल को अचानक आपको रिहेबिलिटेट करना पड़े, मुल्क को दोबारा बनाना पड़े, और उनको आप कहें कि आप कुछ वक्त के लिए 2 रोटियों और इस तरह के राशनिंग के ऊपर आके और यूं मेहनत करके तो हमने दोबारा मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करना, वो आपके मुंह पे थूकेंगे आगे से। आपने उनको किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। यही निकाह नामे वो लेके आपके द्वारे हो जाएंगे। बहरहाल ये सूरत हाल है। इसमें वो शायद अतर नफीस का ही शेर है कि बेसबब भी तल्ख हो जाता हूं मैं, मेरे लहजे से मुझे समझा न कर। बात यह है कि जब आपको ये पता चल चुका हो, नज़र आ रहा हो कि ये किस दर्जे की हलाकत है जो इस वक्त बिल्कुल तय हो चुकी है। वो हसन निसार ने कल एक प्रोग्राम में आगे कहीं बात की तो उसने कहा कि जी ये मरा हुआ है, जो मुल्क इस वक्त मर चुका है
हड्डियाँ ये वो, तो आगे से वो एंकर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी फालिज मफलूज बीमार है। उन्होंने कहा नहीं, तुम मार्जिन दे रहे हो, ये मर चुका है। तो इस हालत में जब आपका सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम का ये इस अंजाम को पहुंच चुका है, और आपकी अदलिया के अंदर क्या चल रहा है, और आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या कुछ हो चुका है, और आपकी अफवाज के साथ क्या कुछ हो चुका है, उस वक्त अभी अगर आप निकाह नामों में वो हलफ डालने के से फारिग नहीं है, यानी सिवाय इसके कि वो अहमदियों को टारगेट कर करके उनको याद दिलाना बार बार कि ये ऐसा है तो नहीं, प्रैक्टिकली तो ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने तो जब वो शनाख्ती कार्ड में मौजूद है तो वो निकाह नामा, हमारा तो निकाह का सिस्टम ही अपना है। आपके तो हम निकाह खानों को बुलाते ही नहीं ना, उनके ज़रिए निकाह करवाते हैं। हमें तो फ़र्क ना पड़ा, मगर आपने अपनी सोसाइटी का क्या असर कर दिया। अब वो अमेरिका और डेनमार्क, स्वीडन, इस तरह के मुल्कों में आपके गैर अहमदी शुरफा जाके कहते हैं कि एक ही तरीका है, कि ये कोई तरीका है मतलब शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट लेने का, हम क्यों इस पे साइन करें। लेकिन सिर्फ अकायदो कलाम से हट के जब से आपने ये साइन वाला और ये इस तरह करके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, आपके पास बचा क्या है पीछे। जो इस वक्त आपका पूरे यूरोप का जो सेक्रेटरी खारजा हैंडल करता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल पे का सीनियर मोस्ट 21वें ग्रेड का अफसर, वो इतने बड़े स्कैम में अब इस वक्त वो वहाँ पे पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ तो अभी नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर इंक्वायरी भी चल रही है, वो खींचातानी भी चल रही है, और इल्ज़ामात का भी, और कि इतने ताइफे उसने गैर कानूनी तौर पर बुलाए। हुकूमतें ख़त लिख रही हैं कि ये क्या आप फॉरेन ऑफिस का किस तरह का बंदा आपने लगाया हुआ है। तो ये हशर आपका होता जा रहा है, इस अंजाम को मुल्क को पहुंचाते जा रहे हैं। और अब पंजाब में जी वो शादियां इस तरह हुआ करेंगी, सिंध बलूचिस्तान और वहां पर भी वो शुरू करवाएं जल्दी, और इसको अब कौमी धारे में लाना चाहिए परवेज़ इलाही के निकाह को। ये हैं जिनके पैरों तले ज़मीन नहीं होती, जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, जिनका बेड़ा गर्क हुआ वो पहले ही होता है, और वो जाते जाते वो हाथ में चाकू पकड़े हुए, और वो जहाँ जहाँ छुरी चाकू चला के किसी को ज़ख्मी कर सकते हैं वो करते जाएं, और बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपने ही पॉलिटिकल सिस्टम का, अपने ही सोशल सिस्टम का। इन हालात में दो ऑप्शन बचते हैं, एक ये कि आप इनकी बात ही ना करें, लेकिन जिस वक्त आप एक ताफ़न ज़दा माहौल में हैं तो आप उस बदबू और उस चिरांद का इनकार कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने माहौल की तरफ तवज्जो रखें। यही हमारा तरीक़ाकार है कि हमें इन्होंने इस तरह की बदनीयतियों पर मबनी जो रियासती स्ट्रक्चर है, उन्होंने हमें कौन से सहूलतें देनी थी, तो वो सहूलतें इंसान पैदा करते हैं, मुल्कों को, मुआशरों को इंसान बनाते हैं, और इंसानों में अगर बुनियादी इंसानियत नहीं है, वो अच्छे तालीम याफ्ता और मामलात की परख करने की अहलियत नहीं रखते, और इज्तमाई मफाद की खातिर इनफरादी मफाद को कुर्बान करने वाला हौसला नहीं रखते, तो उस तरह के इंसान एक भीड़ और हुजूम होते हैं। वही भीड़ और वही हुजूम लेके ये चढ़ दौड़ते हैं। उसी भीड़ और उसी हुजूम ने अब इनका जब रियासती इदारों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को जब तनख्वाहें नहीं होंगी, जब उनके इदारा जाती स्ट्रक्चर शैटर होंगे, तो इन्होंने इन्हीं के ऊपर चढ़ दौड़ना है। उन बदतरीन हालात में वो जो मुनज़्ज़म अक़लियत है, वो इस तरह की मुतशद्दद और बिखरी हुई और जानवरों की तरह ट्यून की हुई जो अक्सरियत है, उसके मुकाबिल पर ज़्यादा सहूलत में रहती है। बेहतर ये है कि ये अपने लोगों को आने वाले दिनों के लिए तैयार करें, क्योंकि वो दिन आ चुके हैं अब। मगर अगर इनमें इतना शऊर और इतना दर्द होता कौम का, तो ये इस वक्त ये हरकतें क्यों कर रहे होते। ये इसीलिए तो कर रहे हैं कि ये शऊर भी रखते हैं, ये जानते भी हैं, लेकिन इनको पता है कि पीछे इन्हों नाल जुड़ी होवे, हमने तो निकल जाना है। ये वही तबका है जो अब आपको निकाहों में हलफनामे सिखा के खुद अब यहाँ से निकल जाएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।